आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो हमारे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है आपका फॉरेस्ट्री यानी इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का परिचय, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैं आपको जो है वो आपको फॉरेस्ट्री से इंट्रोडक्शन क्लास आपको पढ़ाया था, यानी फॉरेस्ट्री की डिफिनीशंस मीनिंग्स के बारे में बताया था। उसी कड़ी में मैं आज जो है आपको इसकी दूसरी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण वानिकी की शब्दावलियां हैं एवं परिभाषाएं हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं फॉरेस्ट्री के, वो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो परिभाषाएं एवं शब्दावलियां हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। ये एक नंबर में जो है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में, शॉर्ट डिफिनीशंस के रूप में आपके एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं, तथा कई प्रकार के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें भी अक्सर जो है इसके जो शॉर्ट आपके टर्म्स हैं, शॉर्ट शब्दावलियाँ हैं, ये अक्सर आपसे जो है वो पूछे जाते रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ डिफिनीशंस एंड टर्म्स ऑफ यूज्ड इन फॉरेस्ट्री। कुछ ऐसे टर्म्स और डिफिनीशंस हैं जो आपके फॉरेस्ट्री यानी वानिकी में जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। वो अक्सर जो है वो आप जब आगे आप डिटेल में जब फॉरेस्ट्री को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे टर्म हैं जो आपसे जो है वो अक्सर वो आते रहते हैं या पूछे जाते हैं। तो ये टर्म अगर आप जो है अभी शुरुआत में ही समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में जो है वो आगे की पढ़ाई फॉरेस्ट्री करने में समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो सबसे पहले व्यवस्थित किया है कि जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं पहले से आप जानते रहें, पहले समझते रहें, ताकि आगे अगर इसका कोई टर्म आता है, कोई आपका शब्दावली आती है किसी पार्ट में, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो ना हो। तो इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो मैं आपको आज जो है वो पढ़ाऊँगा। इसके साथ ही जो है वो मैं जो है वो सबसे पहले आपको जो है वो यानी आपके फॉरेस्ट्री के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन पुनः आज जो है वो एक शब्दावली के रूप में आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वानिकी को उन सभी के सिद्धांतों और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो वनों के निर्माण, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन और उनके संसाधनों के उपयोग का गठन जो है वो करते हैं। तो वानिकी के अंतर्गत जो है हम वनों के जो है वो निर्माण के लिए, उनके जो वनों से रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, तथा उनके जो है वो कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए इन सभी का जो है वो वैज्ञानिक तरीके से जो है वो प्रबंधन का अध्ययन जो है वो करते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि वानिकी के अंतर्गत जो है हम वनों के विषय में अध्ययन करते हैं। मोस्टली वनों के विषय में क्या अध्ययन करते हैं? वनों के फॉर्मेशन यानी उनके जो है वो कैसे उनका कैसे जो है वो निर्माण किया जाए, वन क्षेत्र को कैसे जो है अधिक से अधिक जो है वो बढ़ाया जाए, एवं उनके कंजर्वेशन यानी उनके संरक्षण के विषय में जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनको कैसे जो है वो संरक्षित किया जाए, कि तमाम प्रकार के जो है वो जीव जंतुओं, मनुष्यों एवं प्राकृतिक कारणों से, कई प्रकार के सॉइल डिग्रेडेशन से कैसे फॉरेस्ट को जो है वो बचाया जाए, एवं उनके प्रजनन यानी उनके रिप्रोडक्शन, जो वन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिप्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे जो है वो उनका प्रोपोगेशन किया जाए, कैसे वन क्षेत्र को जो है वो बढ़ाया जाए, एवं उनके आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान के लिए, तथा जो उनके संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे अधिक मात्रा में जो है वो उनका कैसे उचित प्रबंधन किया जाए तथा उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम वानिकी या फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो अगला जो टर्म है हमारा सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर जो है एक बहुत ही रिलेटेड टर्म है फॉरेस्ट्री का। इसलिए जो है वो यह शब्द जो है वो आमतौर पर वनों की फसल उगाने के सिद्धांत और व्यवहार के कुछ पहलुओं को संदर्भित जो है वो करता है। यानी सिल्वीकल्चर जो है वो वनों को उगाने के किस प्रकार के तरीके हैं, कौन कौन से जो है वनों के उगाने के प्रकार हैं, तमाम प्रकार के जो टर्म्स हैं वो सारा जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वो अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंदर भी जो है वो मोस्टली वनों के निर्माण के लिए, वनों के रिप्रोडक्शन के लिए, वनों के जो रिसोर्सेज हैं उनके सही उचित प्रबंधन का जो है वो अध्ययन जो है वो किया जाता है। उसके आपको सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं।
इस प्रकार से सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वो वनों की स्थापना, उनका विकास और संरक्षण और प्रजनन से जो है वो संबंधित है। जैसा मैंने ही पहले ही बताया कि सिल्वीकल्चर का जो संबंध होता है वो वनों के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वनों के डेवलपमेंट के लिए, वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो वानिकी की एक मुख्य शाखा है, उसका नाम है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर जो है वो वनों के संवर्धन के लिए, वनों के संरक्षण के लिए तथा वनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी स्थापना के लिए, वनों के प्रजनन के लिए, वनों के विकास के लिए कैसे वन क्षेत्र को जो है वो बढ़ाया जाए तथा उनका कैसे जो है वो रिप्रोडक्टिव करके उनको जो है उन्नतशील किया जाए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वो करते हैं। इसका कई प्रकार का उद्देश्य भी होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वन क्षेत्र को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जाए, यानी जो वन क्षेत्र है हमारा उसको कैसे कैसे जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। तमाम प्रकार के जो आपके वेस्ट लैंड है, जो अनुपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर वन क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, वनों का कैसे जो है विकास किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, इन सारी बातों का अध्ययन हम सिल्वीकल्चर के अंदर जो है वो अध्ययन जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है वो जो अगला टर्म है हमारा वो पोलराइडिंग, यानी आपका जो है वो पोलाइडिंग जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए अंकुर पैदा करने के लिए पौधे की शाखा को काट दिया जाता है और पोलाइडिंग ऐसी ऊंचाई पर की जाती है जो ब्राउजिंग जानवरों के पहुंच से जो है वो ऊपर हो। इसे कश्मीर घाटी में सैलिक्स पेड़ों पर व्यापक रूप से अपनाया जाता है और एपी यानी आंध्र प्रदेश में जो है वो हार्डविकिया विनाटा जो फसल होती है, जो फॉरेस्ट्री होता है, उस पर अपनाया जाता है, यानी उसका नाम अंजन होता है। और यूपी में जो है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें इसको मोस्टली जो इसको अपनाया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पोलराइडिंग जो है एक ऐसी जो है वो पेड़ पौधों में अंकुर पैदा करने की प्रक्रिया होती है जो है नए शाखाओं को डेवलपमेंट के लिए जो है वो उपयोगी जो है वो होता है। यानी जो है वो ऊंचाई पर जो है वो जो पुरानी शाखाएं होती हैं वनों की उसको जो है काट दिया जाता है। जब शाखाओं को, जो पुरानी शाखाएं होंगी, जब उनको हम काट देंगे तो वहाँ से नए कल्ले निकलेंगे। जो नए कल्ले होंगे वो हमारे लिए जो है वो उपयोगी होंगे। किस लिए उपयोगी होंगे? नए कल्लों में जो है वो फिर से जो है वो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, जो हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी होगी। जैसे हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो मधुमक्खी पालन के लिए जो हमारी मधुमक्खियाँ होंगी उनको फूल चाहिए, तो जब हम कटाई करके नई शाखा निकलेंगी तो उस पर फ्लावरिंग होगी तो मधुमक्खियों को भोजन प्राप्त होगा। इसके अलावा हम जैसे शहतूत की खेती कर रहे हैं, यानी शहतूत किस में उपयोगी होता है? रेशम कीट के लिए। तो शहतूत के पेड़ पौधों जो पुरानी शाखाएं हैं उनको काट देते हैं तो उनसे नई शाखाएं निकलती हैं और नई शाखाएं में जो पत्तियां निकलती हैं वो आपके रेशम कीट के खाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कई अपने स्वयं के उपयोग के लिए जब हम जो है वो पुराने वृक्षों की शाखाओं को काट देते हैं और उनसे नए कल्ले, नए अंकुर को प्राप्त करते हैं किसी कुछ उपयोगी बनाने के लिए, तो वो जो है वो पोलराइडिंग जो है वो कहलाती है। ये मुख्यतः जो है वो जैसे कश्मीर की घाटी हो गया, वहाँ पर जो आपके लंबे वृक्ष होते हैं उसमें की जाती है, तथा कुछ जो है वो मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, उत्तर प्रदेश में ओक के वृक्ष होते हैं, उसमें की जाती है। तो इस प्रकार की पोलराइडिंग जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो क्रिया जो है वो होती है। तो हम इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जो है इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो ये हाइट वाले, अधिक हाइट वाले आपके वृक्ष होते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं मुख्य रूप से उनको जो है वो छांट दिया गया है, आपका देख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है, वो नए कल्ले जो है वो निकलते हैं। जब ये नए कल्ले निकलते हैं तो ये जो है वो ये कई प्रकार से जो है वो उपयोगी होते हैं। इसमें फिर से फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, जो कई प्रकार से जो है वो आपके उपयोगी होती है। तो उसके लिए जो है वो आपकी पोलराइडिंग जो है वो की जाती है। और इसके द्वारा जो है वो पौधों को, जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, उनको रीजनरेट भी किया जाता है, यानी उनके पुनर्जनन के लिए आपको उनको रिन्यू करने के लिए भी ये जो है वो उपयोगी जो है वो होता है। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्रिया होती है आपके वन वाले पौधों में। इसके साथ ही जो है वो
कई प्रकार की जैसे पहाड़ियों वाली वृक्ष हैं, जैसे सिल्वर ओक है। सिल्वर ओक का जो पौधा है वो अधिकतर उत्तर प्रदेश में जो है पाया जाता है, तो इसकी जो है पोलराइडिंग यूपी में जो है वो की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग के प्रकार के वन वाले पौधे होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से जो है वो पोलराइडिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो है वो अगला जो टॉपिक है लोपिंग। लोपिंग जो शब्दावली है, लोपिंग में शाखाओं या जहाँ तक कि युवा तनों को काटने से संबंधित है। इसमें नए अंकुरों का विकास होता है। इसे बीड़ी उद्योग के लिए, कौन सा उद्योग, बीड़ी उद्योग के लिए डायस्पोर टेम्बूनी, यानी बीड़ी उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है पौधा उसका नाम होता है टेम्बूनू, उसका साइटपिन होता है डायस्पोरोस। और चारे के लिए जो है उपयोग किया जाता है वो चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां और रेशम कीट के पालन के लिए केंकर इंकाना जो इंडियाना ओक होता है या मोरस आदि के रूप में जो है वो किया जाता है। तो ये भी लोपिंग भी एक प्रकार का पोलराइडिंग का रिलेटेड टर्म ही होता है। इसमें कुछ उपयोग के लिए जो है वो जैसे आपका जो बीड़ियाँ बनती हैं वो पत्तियों से बनती हैं। किस पौधे से बनती हैं, जो आपका टेम्बूनी प्लांट होता है यानी डायस्पोरोस होता है उससे बनती हैं। तो इस प्रकार का जो डायस्पोरोस प्लांट होता है उससे नई पत्तियां प्राप्त करने के लिए डायस्पोरोस पौधे को जो है वो काट छांट दिया जाता है, जिससे नए अंकुर निकलते हैं, नई शाखाएं निकलती हैं और वो जो है वो नई शाखाएं ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं तो पत्तियां ज़्यादा प्राप्त होती हैं, तो बीड़ी बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पत्तियों की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इसके अलावा जो है वो ईंधन के रूप में भी उपयोगी होता है और चारे के लिए तथा जो चौड़ी पत्ती वाले आपके पेड़ पौधे होते हैं जो वो जो है वो उसमें जो है वो जैसे तमाम प्रकार के जैसे बकरी हो गया, अन्य जानवर हो गए जिनको चारे के लिए जो है वो मोस्टली कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं जिनसे पशुओं को चारा दिया जाता है। तो अगर हम उनके पुराने जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं पौधों की, उसको छांट देते हैं, उससे नए कल्ले नए अंकुर निकलते हैं, तो वो हमारे चारा के लिए उपयोगी होते हैं, ईंधन के पर्पज से जो है वो उपयोगी होते हैं। तथा रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट पालन के लिए जो उपयोगी वृक्ष होता है आपका जो है वो शहतूत का, उसको जो है नई शाखाएं प्राप्त होती हैं जिससे उसको जो है वो उसको रेशम कीट को जो है वो भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है वो आपकी जो लोपिंग की क्रिया होती है वो एक प्रकार से जो है वो आपके पुरानी ब्रांचेस को जो है वो रिमूव किया जाता है और नई ब्रांचेस को जो है नए अंकुर को जो है वो डेवलप किया जाता है अपनी जो है वो आवश्यकता के लिए। जैसे बीड़ी के लिए हो गया, आपके चारे के लिए हो गया, ईंधन के लिए हो गया और रेशम कीट को भोजन प्रदान करने के लिए हो गया। इसके अलावा जो है वो प्रूनिंग जो किया जाता है इसका अर्थ होता है लकड़ी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शाखाओं को तने से काटना होता है। तो जो प्रूनिंग किया जाता है वो अलग अलग रूप से होता है। जैसे फल वृक्षों में उसका अलग उद्देश्य होता है, आपके जो फॉरेस्ट्री ट्री होते हैं, जो वन के पौधे होते हैं, उसमें आपका प्रूनिंग करने का अलग उद्देश्य होता है। तो फल वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें प्रूनिंग यानी कटाई छटाई का क्या उद्देश्य होता है, एक निश्चित फल वाले पौधों को एक निश्चित आकार देना होता है और अत्यधिक समय तक फलत लेने के लिए होता है, अत्यधिक बढ़वार के लिए होता है, देखने में सुंदर के लिए होता है। तो तमाम प्रकार के उद्देश्य होते हैं फल वाले वृक्षों में प्रूनिंग करने के लिए यानी कटाई छटाई के लिए। इसी प्रकार से जो है वो आपका जो फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं जिनका उद्देश्य हमारा होता है अच्छे किस्म की अच्छे गुणवत्ता वाली जो है वो लकड़ी प्राप्त करना। जो फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं यानी वन वाले पौधे होते हैं, जैसे आपका चीड़ देवदार हो गया, सदाबहार के वन हो गया, ओक के पौधे हो गए, जिसका हमारे लिए लकड़ी के पर्पज से महत्व होता है, फर्नीचर के पर्पज से महत्व होता है, उसमें हमको कटाई छटाई करने क्या उद्देश्य होता है कि हमको अच्छे किस्म की जो है वो अच्छे फर्नीचर वाली लकड़ी जो है वो प्राप्त होगी। तो इसमें क्या होता है, उसका समय समय पे हम कटाई छटाई करते हैं, उसको एक निश्चित आकार देते हैं। कटाई छटाई से क्या फ़ायदा होता है कि जो अनवांटेड डेवलपमेंट होती है ब्रांचेज की वो रुक जाती है और जो लकड़ी होती है, जो तना होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जब अनवांटेड ब्रांचेज नहीं निकलेंगी
तो जो पोषक होगा उसका जो है फैलाव पौधे में नहीं हो पाएगा, केवल तनों में उसका फैलाव होगा, टहनियों में होगा, जिससे वो मजबूत होंगी और अच्छे गुणवत्ता वाली होंगी। तो इस प्रकार से वन वाले पौधों में प्रूनिंग जो है वो किया जाता है लकड़ी की गुणवत्ता को संरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। इसके अलावा जो है वो टोंगिया प्रणाली क्या होता है, टोंगिया सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रीज में होता है, यानी ये भी इसे जो है वो पहली बार जो है वो वर्मा में 1850 में विशाल सागौन के क्षेत्रों में किया गया है। तो जो टोंगिया प्रणाली थी, आपकी टोंगिया कल्टीवेशन सिस्टम था, वो सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया था, आपका वर्मा में किया गया था। बर्मा में 1850 ईस्वी में जो है वो किया गया था। बर्मा क्या है, एक जो है वो देश है, कंट्री है। इसमें जो है वो ये जो है वो विशाल सागौन क्षेत्र में पुनः रोपण के एक विधि के रूप में जो है वो विकसित किया गया था। ये किस लिए भी गया है, मोस्टली जो है वो जो सागौन के पौधे थे उसके लिए जो है वो डेवलप किया गया था। तो सागौन के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी हाइट वाले होते हैं, ऊंचाई वाले होते हैं, और उनका जो है वो फसल के साथ जो है वो कंपटीशन जो है वो कम होता है। यानी जो सागौन के पौधे होते हैं, आज भी हम देखते हैं कि हम मेड़ों पर जो है वो सागौन को आसानी से रोपाई जो है वो कर देते हैं और उसमें हम खेत में प्रॉपर मात्रा में फसल जो है वो लेते रहते हैं। यानी सागौन हमारी फसल को किसी प्रकार से ज़्यादा जो है वो प्रभावित नहीं करते हैं। आसानी से हम खेती के साथ साथ जो है वो सागौन के पौधे को उगा सकते हैं। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी में सागौन का पौधा जो है वो काफ़ी जो है वो उपयोगी होता है। तो मोस्टली जो है वो सागौन के लिए जो है वो क्षेत्रों में पुनः रोपण की एक विधि के रूप में विकसित किया गया था। टोंगिया एक वर्मा शब्द है, टोंग और हिल या फिर जो है इसकी खेती, यानी टोंगिया जो शब्द है वो एक बर्मा शब्द है जिसको हम टोंग या हिल के नाम से जो है वो जानते हैं। इसका जो है वो यह स्थानांतरित खेती का एक संशोधित रूप है जिसमें श्रमिकों को भूमि पर फसल उगाने की अनुमति होती है, लेकिन इसके साथ ही वे वन प्रजातियों के रोपण साथ साथ वृक्षारोपण, सुरक्षा और भलाई के भी जिम्मेदार होते हैं। लगभग 5 वर्षों के बाद जो है उन्हें दूसरे स्थान पर जो है वो जाना पड़ता था। तो ये प्रकार के जो है वो वर्मा में क्या होता था, 1850 ईस्वी के करीब जो है वो जब ये आपका जो है वो जो एक ज़मीन जो होती थी वो किसी एक व्यक्ति, ज़मीन का मालिक कोई एक व्यक्ति होता था, जो एक प्रकार से जो है वो राज्य व्यवस्था जब चलती थी तो ज़मीन का मालिक केवल राजा होता था, बाकी जो है वो सारी प्रजा एक प्रकार का श्रमिक होती थी और वो जो है वो राजा की ज़मीन पर जो है वो काम करती थी और वो ज़मीन का कभी मालिक जो है वो नहीं बन सकती थी। तो उसी टाइम से रिलेटेड लगभग ये एक सिस्टम है कल्टीवेशन का। टोंगा प्रणाली जो है वो उसमें क्या होता था कि जो है जो आपके जो राजा महाराजा होते थे या जमींदार होते थे वो श्रमिकों से जो है वो खेती करवाते थे और उसमें लगभग 5 वर्ष के लिए वो लीज पर पे श्रमिक को देते थे, जिसका टाइम लिमिट होता है 5 वर्ष। और उसमें जो है वो उनको जंगलों में जो है वो आपको खेती करने के लिए कहते थे तथा जो पेड़ पौधे जंगलों में हैं उनकी देख रेख करना, उनका संरक्षण करना, उसका प्रबंधन करना भी उनको जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। और जब 5 वर्ष जो है पूरे हो जाते थे तो उसको वो फिर से जो है वो ले लेते थे और उनको नई जगह पर ज़मीन जो है वो अलॉट कर देते थे। तो इस प्रकार से जो है वो जो खेती की पद्धति होती थी प्राचीन समय में उसे टोंगिया कल्टीवेशन सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। जो टोंगिया प्रणाली थी ये जो है एक स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है वो एक पार्ट है। जो स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती होती थी, एक स्थान दूसरे स्थान पर लोग जो है खेती करते रहते थे और जब वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तब फिर नया स्थान पर शिफ्ट हो जाते थे। तो लगभग उसी का जो है वो एक पार्ट है टोंगिया कल्टीवेशन या टोंगिया प्रणाली। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है वो जैसे आप इस प्रकार से जो है वो आपको स्क्रीन पर अगर साफ दिख रहा हो तो ये जो है वो साथ साथ इसमें जो है वो बड़े पेड़ जिस सागौन के वृक्ष हैं या अन्य पेड़ हैं, इसके अलावा इसमें खेती भी जो है वो की जा रही है। तो इस प्रकार की जो खेती होती थी वो टोंगिया प्रणाली के नाम से जो है वो जानते थे उसको। उसके बाद होता है कॉप्सिस। कॉप्सिस क्या होता है,
जो कॉपिस होता है, जब कुछ पौधे या अंकुरों को जमीनी स्तर के पास जो है काटा जाता है तो उनमें ताज़ा अंकुर निकलते हैं, इसे कॉपनी के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ पौधे या अंकुरों को जमीन स्तर के पास से काटा जाता है तो उनमें ताज़ा अंकुर निकलते हैं, जिसे कॉपिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं जो उसमें जो है वो नीचे जड़ के पास से जो है वो कल्ले निकलते रहते हैं, तो उन कल्लों को प्रॉपर प्लांट्स की वृद्धि के लिए जो है वो उन कल्लों को कटाई छटाई जो है वो की जाती रहती है, यानी उनकी रूट्स कटिंग जो है वो की जाती रहती है, जिससे प्रॉपर मात्रा में उनकी जो है वो आपके जो वन वाले पौधे होते हैं उनकी वृद्धि एवं विकास जो है वो होता रहता है। तो वो जो क्रिया होती है उसको कॉपिस के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इसमें जो है वो इसको जो है वो कॉपिंग के नाम से जो है हम जानते हैं। किसके नाम से? कॉपिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का इमेज देख रहे होंगे, ये भी तोंगिया सिस्टम है। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो आपका यूकेलिप्टस लिया गया है जो काफ़ी लंबे होते हैं, साथ साथ जो है इसमें जो है वो आपकी रोपड़ वाले पौधों को भी उगाया जा रहा है। तो ये भी एक तोंगिया सिस्टम है जिसमें आपके जो है फॉरेस्ट ट्री के साथ साथ जो है वो खेती की जा रही है। तो ये भी एक टोंगिया सिस्टम का जो है वो एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है वो अगला टर्म है हमारा सीड ऑर्चर्ड, यानी आपका बीज उद्यान। ऐसे बागवान जो विशेष रूप से बीज उत्पादन के उद्देश्य से जो है वो उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे ऑर्चर्ड, ऐसे बागान जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बीज को उगाना, चाहे वो फॉरेस्ट ट्रीज हों, चाहे फॉरेस्ट प्लांट्स हों, चाहे आपके अन्य फसल के बीज हों, आपको मुख्यतः जो है वो फल वाले पौधों को जो है उगाना, या फिर जो है वो आपके फॉरेस्ट ट्रीज जो आपके वन वाले पौधे हैं उनके बीज को उगाना जो है वो कहलाता है। तो ये जो बीज उद्यान होते हैं यहाँ पर जो है जो फल वाले आपके यानी आपके जो है वो वन वाले वानिकी वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको मुख्यतः जो है वो उगाया जाता है, तो उसको हम बीज उद्यान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है वो चुभन करना या प्रिकिंग आउट, जब पौधों को 1 वर्ष से अधिक समय तक नर्सरी में रखना हो तो उसे पौध क्यारियों के अलावा अन्य क्यारियों में स्थानांतरित करना चाहिए। इसे जो है वो चुहाना या फिर जो है वो प्रिकिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। इसमें पौधों को नर्सरी बेड या बक्सों में जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो एक प्रकार का जो प्रिकिंग आउट क्रिया होती है ये क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है जब हम जो हमारा बीज उद्यान होता है जहाँ पर हम जो है फॉरेस्ट ट्रीज को जो है वो ग्रो करते हैं, यानी उनको अंकुरित करते हैं, यानी उनको उगाते हैं, तो वो बीज उद्यान कहलाता है। और वहाँ पर जब हम 1 साल तक उनको जब ग्रो करते हैं तो लगभग 1 वर्ष तक जो है वो वन वाले पेड़ पौधों को हम रखते हैं, और 1 वर्ष तक जब 1 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको बिक्री करने के उद्देश्य से या फिर एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के उद्देश्य से हम उनको जो है वो उनके जड़ सहित उनको जो है उखाड़ करके किसी पॉलीथीन बैग में या फिर किसी जो है बॉक्स में जो है वो जब कृत्रिम रूप से उनको रखते हैं। किस उद्देश्य के लिए? उनके बिक्री करने के उद्देश्य के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के उद्देश्य से। जब उनको हम किसी कृत्रिम जो है वो आपके पॉलीथीन बैग्स या फिर लकड़ी के बैग्स यानी किसी में रखते हैं तो उसको हम जो है वो आपका पिकिंग आउट के नाम से जानते हैं, यानी चुभाना जो है वो चुभन करना के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये एक क्रिया होती है जो फॉरेस्ट ट्रीज में जो है वो अपनाई जाती है। इसके अलावा जो है आपके इस प्रकार के जो है वो आपके सीड उद्यान जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो अगला टर्म है वो है आपके विंड ब्रेक, यानी तेज हवाओं के खिलाफ एक निश्चित क्षेत्र में एक सुरक्षात्मक वृक्षारोपण है। इसमें आमतौर पर 0.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर पेड़ों या झाड़ियों को कुछ पंक्तियों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो विंड ब्रेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जब हवा तेज गति से चलती है तो हवा जब तेज गति से चलती है तो वो जो है वो काफ़ी जो है वो जो वन वाले पौधे होते हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो क्या होता है, पौधे जो है वो हवा के द्वारा टूट जाते हैं। जो ज़्यादा लंबे पौधे होते हैं वो हवा के तेज गति के कारण जो है वो टूट जाते हैं।
जिससे वनों का जो है वो डिक्रीजेस होने लगता है, वन जो है वो कम होने लगते हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या होता है कि वनों के बीच में जो है एक प्रकार के विंड ब्रेक्स जो है वो लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो ऐसी दूरी पे पौधे लगाए जाते हैं जो हवा की गति को जो है वो कम कर देते हैं। यानी जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है उसके पहले कुछ ऐसे पेड़ पौधों का रोपण किया जाता है जो तेज हवा की गति को रोक लेते हैं या कम कर देते हैं, तो उसको विंड ब्रेक्स प्लांट्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो उनकी जो दूरी होती है वो 0.5 से लेकर के 2.5 मीटर की जो है वो होती है। यानी एक पेड़ से लेकर के दूसरे जो पेड़ की दूरी होती है वो लगभग 0.5 से लेकर 2.5 मीटर तक जो है वो होती है। तो इसको हम मुख्यतः जो है वो पंक्तियों में जो है उगाते हैं। तो इसमें जो है मुख्यतः क्या होती हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं और कुछ जो है बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम जो है वो पंक्तियों के रूप में जो है वो उगाते हैं। इसके अलावा जो है वो आश्रय बेल्ट यानी शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स होता है पेड़ों, झाड़ियों और घास का एक विस्तृत क्षेत्र है जो पंक्तियों में लगाए जाते हैं, आमतौर पर प्रचलित हवाओं की दिशा के समकोण पर होते हैं। तो जो शेल्टर बेल्ट्स होता है ये भी जो है वो हवा की गति को जो है वो रोकता है। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े वृक्ष होते हैं और उससे छोटे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास होती हैं। इन सब का जो है एक मेड़ के रूप में, एक पंक्ति के रूप में लगाया जाता है जो है वो तेज़ हवा की गति को जो है वो तेज़ हवा की गति जो होती है उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसको मोड़ देते हैं और या फिर उसको कम कर देते हैं, जिससे जो है वो जो हवा की गति है उसके कारण जो है वो वन वाले पौधों को कोई नुकसान जो है वो ना होने पाए। जैसा कि आप लोग जो है इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जो प्लांट लगाए गए हैं आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से जो प्लांट दिख रहे हैं ये एक प्रकार से शेल्टर बेल्ट का काम कर रहे हैं। बीच में देखो हम खेती भी कर रहे हैं और साइड में जो है वो शेल्टर बेल्ट्स लगाए हैं जिसके कारण जो है वो ये हवा की गति को जो है वो रोक देते हैं और ये जो है वो हवा की गति को रोक देते हैं या इसको कम कर देते हैं, जिससे जो है वो हवा के कारण हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ साथ जो अन्य पेड़ पौधे हैं, जो आपके अन्य वानिकी के पौधे हैं, वो भी सुरक्षित हो जाते हैं हवा के द्वारा। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। इनके उद्देश्य क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। वायु, सबसे पहला उद्देश्य होता है वायु धारा को विक्षेपित करने के लिए, यानी जो हवा की जो धाराएं होती हैं, जो तेज गति से हवा आती है वो शेल्टर बेल्ट से कारण जो है वो विक्षेपित हो जाती है, यानी वो मुड़ जाती है, जिससे हमारे वन के पौधों को नुकसान जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा जो है वो प्रचलित हवाओं के वेग को जो है वो कम कर देता है। जो तेज गति से हवा आती है तेज वेग से, उसकी जो गति होती है हवा की वो इस पेड़ पौधों से टकराने के बाद जो है वो कम हो जाती है। और इनकी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो आपके बड़े पौधे, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घासें होती हैं, वो एक समकोण की दिशा में होती हैं, जिससे जो हवा होती है वो एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है जा करके आपकी उसकी गति जो है वो कम हो जाती है और किसी प्रकार का जो है वो नुकसान जो है वो वन वाले पौधों को नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है वो सामान्य सुरक्षा प्रदान करना, यानी एक प्रकार से जो हमारे वन वाले पौधे हैं उनको एक सामान्य सुरक्षा भी जो है वो प्रदान करता है। इसके अलावा जो है वो लीवार्ड क्षेत्र को गर्म हवाओं के सूखने वाले प्रभाव से जो है वो बचाने के लिए, जो हमारा शुष्क जलवायु वाले पौधे हैं, शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ पर हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है और गर्म हवाओं की गति बहुत तेज होती है, या फिर जो है गर्मी के दिनों में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये जो है हवा की गति को जो है वो नियंत्रित कर लेते हैं और गर्म हवा को जो है वो ठंडी हवा में परिवर्तित करके जो है वो प्रवेश होने देते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं, जो आपके वन वाले पौधे होते हैं, वो झुलसने से जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ये शेल्टर बेल्ट्स है। शेल्टर बेल्ट्स में जो है हवाएं टकराती हैं तो उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है और ये प्रकार से ठंडी हवाएं जो है वो हमारी क्रॉप को प्रदान कर रही हैं। अन्य फसलों को जो है ये हवा के टेम्परेचर को चेंज करके जो है वो प्रदान करती हैं, जिससे गर्म हवाओं के कारण जो फसल का नुकसान होता है वो बच जाता है। तो इस प्रकार से टेंडिंग एक क्रिया होती है। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी टेंडिंग। टेंडिंग संचालन के लिए दिया गया एक बोर्ड शब्द है जो वन फसलों की भलाई के लिए
उसके जीवन के किसी भी चरण में किया जाता है, जिसमें फसल और उसकी प्रतिस्पर्धी वनस्पतियां दोनों पर ऑपरेशन शामिल होता है। निराई गुड़ाई करना, सफाई करना, पतला करना, सुधार महसूस करना। हालांकि देखभाल में जो है वो पुनर्जनन से संबंधित ऑपरेशन भी शामिल नहीं होते हैं। तो टेंडिंग जो है एक प्रकार के लिए एक प्रकार की जो है वो जो आपके वन फॉरेस्ट्री ट्रीज़ हैं उसमें होने वाली एक प्रकार की क्रिया होती है, जो है वो उसमें जो है वो जो उसके आपके कंपटीशन वाले प्लांट होते हैं, जो वन पौधों से कंपटीशन करते हैं, उनसे जो है वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, चाहे वो हवा के लिए हो, चाहे पोषक तत्वों के लिए हो, चाहे अपनी स्पेस के लिए हो, बढ़वार के लिए हो। उन जो कंपटीशन करने वाले पेड़ पौधे होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं, उनको जो है वो नष्ट करना, यानी उनकी जो है वो प्रतिस्पर्धी वनस्पतियों को जो है वो इसकी निराई गुड़ाई करना, इसको जो है साफ़ सफाई करना, इनको पतला करना तथा सुधार उसमें महसूस करना जो है वो शामिल होता है। एक प्रकार से जो है वो टेंडिंग क्रिया जो होती है वो वन वाले पौधों के बीच में जो है वो साफ़ सफाई रखना, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो उनके पोषण को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वन वाले पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो ये मुख्यतः जो टेंडिंग क्रिया होती है ये शुरुआत वाले पौधों पे ज़्यादा की जाती है। जो पौधे शुरुआत में बढ़वार करते हैं वन वाले पौधे, उसमें जो घास घूस झाड़ियाँ होती हैं उनको निकाल करके साफ़ सुथरा करना, उनको हटाना तथा वृक्षों को जो है प्रॉपर मात्रा में एक आकार प्रदान करना, उनकी सफाई करना, उनको प्रूनिंग करना। तो ये सारे जो है वो जितनी भी क्रियाएं होती हैं आपके वन वाले पौधों में, आपकी उनकी निराई गुड़ाई करना, ये सारी टेंडिंग के अंतर्गत जो है वो आती है। टेंडिंग जो है एक प्रकार के जो वन वाले पौधे होते हैं, फॉरेस्ट्री ट्रीज होते हैं, उसकी जो है वो होने वाली मुख्य क्रिया जो है वो होती है। इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है वो ये जो है वो पुनर्जनन के लिए भी जो है एक प्रकार की क्रिया होती है, यानी जो फॉरेस्ट होते हैं उनके रिजनरेशन के लिए, यानी जब पुराने फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं और उसमें नए फॉरेस्ट ट्रीज़ को जो है वो जब डेवलप किया जाता है तो उसकी भी एक क्रिया जो है वो ये टेंडिंग जो है वो होती है। इस प्रकार से मिट्टी का काम करना, जलने पर नियंत्रण करना, यानी आपका जो है वो तमाम प्रकार के जो मिट्टी कार्य होते हैं, जैसे जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है वो ज़मीन को लेवल करना, एक आकार प्रदान करना, उसके ढलान को सही करना, या फिर जो कटाव ज़मीन का हो रहा है उस कटाव को रोकना। इसके अलावा जो है वो जो जैसे मान लीजिए आपकी फॉरेस्ट ट्रीज़ में आग लग जाती है तो आग को जो है वो नियंत्रित करना तथा आग न लगने पाए उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है। ये सारी क्रियाएं जो आपके वन प्रबंधन के अंतर्गत मुख्यतः जो है वो की जाती हैं, ये सारा टेंडिंग के अंतर्गत जो है वो आता है। इसके अलावा अगला जो टर्म है वो कटाई है, कटिंग। तो कटाई में पूरे जंगल में फैले पेड़ों को अकेले या छोटे समूह में हटाना होता है। तो कटाई जो होती है वो जो आपके पूरे जंगल में फैले हुए एक प्रकार के जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, आपके जंगल के अवांछनीय पौधे होते हैं, उनको काट करके बाहर करना, तथा जो अनवांछनीय शाखाएं होती हैं जो इधर उधर जुड़ी होती हैं, अन्य पौधों के ग्रोथ के डेवलपमेंट को रोकती हैं, उसको जो है हटाना। तो अनावश्यक जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट छांट के अलग करना, साफ़ सफाई करना, ये तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं ये कटाई के अंतर्गत जो है वो आती हैं। इसके अलावा जो है वो एफॉरेस्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है वो पूछा जाता है। एफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण, ऐसे क्षेत्र पर कृत्रिम तरीकों से जंगल की स्थापना करना जिस पर अतीत में लंबे समय से वन वनस्पति मौजूद नहीं हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि एक प्रकार से जो है वो जो वन वाले पौधे होते हैं उनको कृत्रिम प्रकार से रोपना। कृत्रिम तरीके से क्या है कि जब हम आर्टिफिशियल रूप से जो है वो कृत्रिम रूप से जो है वनों को रोपित करते हैं, वैसे तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो है वो फॉरेस्ट के ट्रीज़ के वृक्ष के बीज जो है वो गिरते हैं और नए फॉरेस्ट का जो है वो निर्माण अक्सर होता रहता है। यानी एक प्रकार की ये प्राकृतिक क्रिया होती है जिसमें नए फॉरेस्ट का जो है वो विकास जो है वो होता जाता है। लेकिन जब हम कृत्रिम रूप से किसी नए क्षेत्र में जहाँ पर पहले से कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है वहाँ पर वनों को जब हम उगाते हैं तो उसको हम आपका जो है वो वन रोपण या आपको एफॉरेस्टेशन के नाम से हम उसको
जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, यह जो है वो लंबे समय से जो है वो एक प्रक्रिया होती है। एक प्रकार के हम पहले जो है हम क्या करते हैं, जहाँ पर वन वाले वृक्ष बिल्कुल नहीं हैं वहाँ पर वन वृक्षों को जब रोपना होता है तो हम वहाँ पे तमाम प्रकार की रिसोर्सेज यानी संसाधन की व्यवस्था करते हैं, जैसे भूमि की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लेबलिंग की व्यवस्था, ज़मीन की रखरखाव की व्यवस्था और प्रोटेक्शन की व्यवस्था, तमाम प्रकार के जंगली जानवर से बचाने की जंगलों की व्यवस्था। जब ये सब चीज़ें हम कृत्रिम रूप से करते हैं और वनों को उगाते हैं तो उसको हम एफॉरेस्टेशन या वन रोपण के नाम से हम जानते हैं, जैसा कि आप लोग जो है इमेज में देख रहे होंगे। इसके अलावा जो है वो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ऐसे क्षेत्र पर जहां कृत्रिम तरीकों से जंगल को फिर से स्थापित करना जहां पहले वनस्पति थी और जिसे हाल ही में जो है वो काट दिया गया अन्यथा साफ कर दिया गया। तो आपका जो है वो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पर कभी भी जो है वो वनस्पति कोई वनस्पति वन नहीं था, वहाँ नए वनों को हम रोपित कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से रोपित कर रहे हैं, तो वो आपका एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन ऐसे क्षेत्र पर है जहाँ कृत्रिम तरीकों से यानी आर्टिफिशियल रूप से जो है वो वनों को तो उगाया जाता है, साथ साथ जो है वो वहाँ पर क्या था, पहले जो है वो वन थे, यानी पहले वहाँ पर वनस्पतियाँ थीं, वो कट गई, उस कटने के बाद फिर से जो है हम वहाँ पर जब वन क्षेत्र को वनों को उगाते हैं, पेड़ पौधों को उगाते हैं, तो उसको जो हम रिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये मामूली सा जो है वो डिफरेंट जो है वो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में होता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, पुराने वन कट गए हैं और नए वनों को फिर से जो है वो रोपित जो है वो किया जा रहा है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, आपका रिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आएगा, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। तो रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है वो आयु फसल क्या है, आपका एज क्रॉप क्या है, किसी नियमित फसल की आयु उसके फसल ब्याज के अनुरूप होती है। यानी आपको जो है वो जो एज क्रॉप होती है, यानी आपके जो वन वाले पौधे होते हैं उनकी उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, उनके ब्याज को देख करके। यानी जो वन वाले पौधे होते हैं अगर उनकी उम्र हमको ज्ञात करना है कि उनकी आयु क्या है, तो जो तने होते हैं उनके तनों को जब हम काटते हैं तो उस पर रिंग पड़ी होती हैं, यानी छल्ले पड़े होते हैं। उन छल्लों को देख करके हम उनकी आयु को जो है वो ज्ञात जो है वो कर सकते हैं। आगे कैसे ज्ञात किया जाता है आयु, उसके कौन कौन से फार्मूले हैं, ये मैं आपको आगे की क्लास में जो है वो बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो आयु वर्गीकरण, एज क्लासिफिकेशन, उम्र के अंतर के अनुसार फसल का विभाजन या आयु वर्गों के अनुसार लकड़ियों का आवंटन, तो उनका जो है वो आयु का वर्गीकरण किया गया है। जो एज का क्लासिफिकेशन किया गया है वो उम्र के अंतर के अनुसार फसल का विभाजन आयु वर्गों के अनुसार लकड़ियों का आवंटन किया गया है। तो जो एज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, आपके जो वन वाले पौधे हैं उसमें किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, उनके जो छल्ले पड़े होते हैं उनके प्लांट्स के जो है छल्लों को देख करके आयु की गणना की जाती है कि ये कितने आयु के जो है वो प्लांट्स जो है वो हो चुके हैं, तथा उनका विभाजन जो है वो उसी के अनुसार जो है वो किया गया है। इसके बाद क्या है, अल्पाइन, वनस्पति का क्षेत्र जहाँ सर्दी, धीमी गिरावट, भारी औसत वार्षिक तापमान लगभग 450 फ़ारेनहाइट, औसत जनवरी तापमान 300 फ़ारेनहाइट से नीचे है। भारत में हिमालय 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। तो अल्पाइन के जो क्षेत्र होते हैं जहां पर फॉरेस्ट ट्रीज को जो है वो उगाया जाता है और उसमें जो है वो औसत वार्षिक तापमान जो है वो अलग अलग रहता है, यानी जो है वो कभी जो है वो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो है वो तापमान अधिकतर वृद्धि होने पर या कम होने पर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है वो नीचे चला जाता है। तो अल्पाइन वह क्षेत्र होता है जहाँ पर तापमान का काफ़ी फ्लक्चुएशन होता रहता है और वहाँ पर जो है वो वनों को उगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो अल्पाइन क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो बेसल क्षेत्र होते हैं, बेसल क्षेत्र जो है छाती की ऊंचाई पर जो है वो तने के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जब एक फसल पर लागू किया जाता है तो सभी तनों पर बेसल क्षेत्रों को योग प्रति इकाई कुल बेसल क्षेत्र कहलाता है। तो जो बेसल क्षेत्र होता है वो किसी तने का एक क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन जो है कितने होता है, जैसे जो है जब किसी आपके जो वन वाले पौधे हैं उनकी ऊंचाई जो है वो लगभग
आपका ऊंचाई उनकी, जब उनकी ऊंचाई की गणना एक लगभग छाती के बराबर अपने सीने के बराबर जब उनके वो उम्र को जो है हम देखते हैं, उनकी गणना करते हैं, तो वो उसका जो है वो बेसल क्षेत्र कहलाता है। यानी एक प्रकार की जो उनकी आयु की जब हम गणना करते हैं तो उनके जो बेसल क्षेत्र होता है, यानी लगभग एक मनुष्य के जो है वो सीने के बराबर का जो क्षेत्र होता है वो बेसल क्षेत्र जो है वो कहलाता है। तो बेसल क्षेत्र ही सबसे अच्छा होता है किसी वृक्ष की आयु की गणना करने के लिए, तथा ये जो है वो एक फसल पर जो है वो लागू जो है वो किया जाता है और सभी के तनों का जो है वो बेसल क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो है वो बोल क्या होता है, ये जो है पेड़ का मुख्य तना होता है। बोल किसको कहते हैं, जो पेड़ होता है, जो आपके वृक्ष होते हैं, आपके फॉरेस्ट्रीज, उनके जो मुख्य तना होता है उसको हम बोल के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद जो है ब्रेस्ट हाइट क्या होता है कि लगभग सार्वभौमिक रूप से खड़े पेड़ों की परिधि, व्यास और बेसल क्षेत्रों को मापने के लिए एक मानक ऊंचाई को अपनाया जाता है, जो है वो उसकी ब्रेस्ट हाइट के नाम से उसको जानते हैं। यानी एक मानक होता है, यानी एक ब्रेस्ट के आपके जो है वो सीने के बराबर, एक हाइट के बराबर प्लांट्स के जो है वो एक निश्चित व्यास होता है और उसके जो है वो बेसल क्षेत्रों के मानक ऊंचाई के रूप में उसे जो है वो अपनाया जाता है। भारत में ये जो है वो आपका इतना होता है 4 मिनट्स 6 सेकेंड 1.37 मीटर होता है, और यूके में अधिकांश जो है, अन्य देशों में ये जो है वो आपका 1.30 मीटर जो है वो होता है। यानी जो आपका ब्रेस्ट हाइट होती है वो भारत में जो है वो 1.37 मीटर होती है, और जो विदेशों में जो है वो लगभग 1.30 मीटर के बराबर जो है होती है। तो ब्रेस्ट हाइट जो होती है वो जो है एक प्रकार के पेड़ों की परिधि और व्यास को जो है वो मापने का एक पैमाना होता है। यानी जैसे हम किसी भी वन वाले पौधे की जो फॉरेस्ट्रीज हैं, यानी बड़े पेड़ पौधों को जो है वो उसको एक उसकी जो है परिधि को मापने के लिए, उसके जो है वो व्यास को मापने के लिए एक प्रकार की मानक होता है, जो भारत में जो है लगभग 1.37 मीटर ऊंचाई का होता है और अन्य देशों में लगभग 1.30 मीटर का जो है वो होता है। इसके अलावा कूप क्या होता है, एक कटाई क्षेत्र आमतौर पर वार्षिक श्रृंखला में जब तक कि अन्यनांश से कहा जाए तो इत्यादि जैसे रोमन अंकों से जो है वो साथ क्रमांकित किया जाता है। तो जो कूप होता है एक प्रकार का कटाई क्षेत्र होता है जिसमें वार्षिक श्रृंखला में जब तक कि अन्यनांश के रूप में कहा जाता है, और इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इत्यादि जैसे रोमन अंकों से जो है वो क्रमांकित जो है वो किया जाता है। तो ये एक प्रकार से जो कूप होता है वो एक आपके जो है वन वाले पौधे होते हैं, उनका एक कटाई का जो क्षेत्र होता है उसको जो है वो निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के रोमन अंक से इसको जो है वो हम प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा जो क्राउन होता है, यानी इसको मुकुट होता है, वो गूदे के ऊपर पेड़ का ऊपरी जो है वो शाखा युक्त भाग होता है। यानी तने के ऊपर जो शाखा युक्त भाग होता है उसको हम जो है वो क्राउन के नाम से जानते हैं। यानी किसी पौधे का जो क्राउन क्षेत्र होता है वो तने के ऊपर जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसको हम क्राउन के नाम से जानते हैं। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोल वृक्षों की पहचान एवं व्यवस्थित वर्गीकरण। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम जो है वो वृक्षों की पहचान का अध्ययन करते हैं तथा उनके क्लासिफिकेशन का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। ये डेंड्रोलॉजी जो है एक प्रकार की फॉरेस्ट्री के जो है वो मुख्य शाखा के अंतर्गत जो है आती है। इसमें जो है मुश्किल से जो है वो जो बड़े वृक्ष होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे उनका वर्गीकरण करना है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस प्रकार के वृक्ष को किस वर्ग में रखा गया है, कौन से उपयोगी वृक्ष हैं, कौन से अनुपयोगी वृक्ष हैं, ये तमाम प्रकार के जो है मोस्टली वृक्षों का अध्ययन किस में किया जाता है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। ये एक प्रकार के जो है वो फॉरेस्ट्री की मुख्य जो है वो शाखा होती है। इसके अलावा जो है वो आरक्षित वन जो होते हैं वो भारतीय वन अधिनियम या अन्य वन कानून के तहत जो गठित क्षेत्र होते हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। यानी भारतीय वन अधिनियम तथा अन्य जो कानून होते हैं वनों संबंधित उनके गठित के जो क्षेत्र होते हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। यानी रिजर्व फॉरेस्ट जो एक प्रकार से जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो रिजर्व जो है वो किए गए हों। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं यानी संरक्षित वन होते हैं वो भारतीय वन अधिनियम के अध्याय
आपके 4 के प्रावधान के तहत जो है वो सीमित स्तर की सुरक्षा के अधीन क्षेत्र के लिए कानूनी शर्तें हैं। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो भी जो है आपके भारतीय वन अधिनियम के अध्याय के 4 के प्रावधान के तहत जो है वो रखे गए हैं। तो भारतीय वन अधिनियम अध्याय 4 का प्रावधान क्या है कि जो एक कंजर्व एरिया है, किसी निश्चित क्षेत्र को जो है वो, एक निश्चित क्षेत्र को जो है वो जहाँ पर जो है वो वन के उपयोगी वनों से संबंधित जो है वो जीव जंतु पशु पक्षी और तमाम प्रकार के वन संपदा जो है पाई जाती है, उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित किया जाता है और उसको हम जो है वो संरक्षित वन के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? ये सरकार के द्वारा जो है वो स्वामित्व वाली वन भूमि लेकिन आरक्षित गांव या संरक्षित वन के जो है वो शामिल होती है। ये भी एक सरकारी ज़मीन होती है लेकिन जो सरकार के स्वामित्व में होती है, लेकिन ये गांव के आसपास, कस्बों के आसपास जो है वो स्थित होती है, जहां पर फॉरेस्ट एरिया जो है वो डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके जो लॉग होते हैं, पेड़ का तना या कटाई का छांटाई के बाद तने या शाखा की लंबाई, तो लॉग जो है वो जब पेड़ की जो है वो कटाई होती है, छटाई होती है, उसके बाद जो शाखा की लंबाई होती है उसको लॉग के नाम से जो है वो जानते हैं। और लॉगिंग क्या होता है? यह ऑपरेशन जिसमें पेड़ों की कटाई, लीविंग, बकिंग और वन लकड़ी की कटाई, परिणामी उत्पाद का परिवहन शामिल होता है, उसे हम लॉगिंग के नाम से जानते हैं। यानी पेड़ों की जो है वो कटाई छटाई के पश्चात जो है उन लकड़ी को जो है वो तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट उससे बनते हैं उनको जो है वो ले जाना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये सारी जो है विधियां हमको लॉगिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अलावा जो है वो जो आपका पोल होता है यानी ध्रुव होता है, एक युवा पेड़ जब निचली शाखाएं गिरने लगती हैं तब से लेकर के उस समय तक जब ऊंचाई बढ़ने की दर धीमी होने लगती है तो उसको मुकुट का विस्तार चिन्हन हो जाता है। तो एक पोल क्या कहलाता है? एक युवा पेड़ जब निचली शाखाओं की, उसकी निचली जो शाखाएं होती हैं वो गिरने लगती हैं तब से लेकर के उस समय तक जब ऊंचाई बढ़ने की दर धीमी होने लगती है तो उसे जो है वो हम पोल के नाम से जानते हैं। तो जब किसी पेड़ कोई फल वाले जो आपके वन वाले पौधे हैं उनकी जो है वो एक ऊंचाई जो है वो निश्चित ऊंचाई, उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे की ओर बढ़ करके गिरने लगती हैं और जब जो है ऊंचाई बढ़ने की गति जो है वो धीमी होने लगती है तो वो प्रकार के जो है जो उसकी ऊपरी शाखाएं होती हैं वो जो है वो उनकी वृद्धि जो है रुक जाती है, जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है वो जो राफ्ट होता है, राफ्ट क्या होता है? तैरते हुए परिवहन के लिए एक बूम के भीतर एक साथ बंधे या संलग्न लकड़ियाँ जो से बांस का एक संयोजन। तो ये जो है वो जो तैरती हुई लकड़ियाँ होती हैं, जैसे बांस का एक संयोजन होता है तो वो पानी में जो आपस में तैरता रहता है और उसी को संयोजन को हम राफ्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा जो है वो निम्न क्या होता है? स्क्रब्स क्या होती हैं? यानी झाड़ियाँ क्या होती हैं? निम्न वृद्धि जिसमें मुख्य रूप से छोटे या रुके हुए पेड़ पौधे आते हैं, यानी जो आपके फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट के बीच में जो छोटे जो है पेड़ पौधे आते हैं उनको हम श्रब्स के नाम से जो है वो जानते हैं। कई प्रकार के श्रब्स ऐसे होते हैं जो विंड ब्रेक्स का काम करते हैं, यानी हवा की गति को जो है वो नियंत्रित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टैंड जो होते हैं पेड़ों या अन्य वृद्धि का एक समूह जिसमें संरचना, आयु, व्यवस्था या स्थिति में पर्याप्त एकरूपता होती है, जो आसन्न फसलों के अलग होती हैं और एक सिल्वीकल्चर जो है वो इकाई जो है वो बनाती हैं। तो एक प्रकार के पेड़ों या अन्य वृद्धि का एक समूह होता है जिसमें जो है वो तमाम प्रकार की जो है वो एक रूपता होती है, फसलों से अलग होती है और सिल्वीकल्चर की जो है वो इकाई जो है वो बनाती है। तो एक प्रकार की जो स्टैंड होते हैं, जो वृद्धि वाले जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उसको वृद्धि करने के लिए उपयोगी होते हैं। जो पौधे जी इधर से उधर गिर रहे हैं उसमें जो है वो स्टैंड के माध्यम से उनको स्टेब्लिश किया जाता है और प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जो है वो सहायक जो है वो होते हैं। तो ये सब जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म से इम्पॉर्टेंट जो है शब्दावलियाँ थी जिसको मैंने आपको बताया। तो ये जो फॉरेस्ट्रीज़ हैं, ये फॉरेस्ट्री में अगर आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो तमाम प्रकार के ये सब जो है वो टर्म्स जो है वो आते रहते हैं, इसीलिए इनको मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स थे जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी जो है वो क्लास है। आज की क्लास में बहुत इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।